PET-1 जून का पेपर सॉल्व करेंगे। अब इसमें हमने जो लाइफ प्रोसेसेस है उसका न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन वाला पार्ट अपने हिसाब से एडजस्ट कर दिया। साथ में उसमें एक न्यूमेरिकल भी इसलिए डाला था इलेक्ट्रिसिटी का क्योंकि आपने लास्ट फोर्टनाइट में न्यूमेरिकल्स भी किए हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो जो जो हम फोर्टनाइटली करते जा रहे हैं वो सब PET में तो आएगा ही। आगे भी इसका अभी हमने जैसे न्यूट्रिशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक बड़ा पार्ट ले लिया, लेकिन और भी क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। तो आगे वाले टेस्ट में इनके क्वेश्चंस भी आपको पहले से बता करके और आपसे पूछे जाएंगे। तो आप हमेशा टच में रहें उस चीज़ के जो पहले छूट गई है ना। जो चैप्टर्स हम पहले पढ़ चुके उसको हम टेस्ट के आने तक तो बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम उसको छोड़ देते हैं थोड़े टाइम के लिए और वहाँ पे वो थोड़ा वीक हो जाता है। तो इसलिए PET में ध्यान रखें कि पुराना भी हमको साथ के साथ फेस करना पड़ सकता है। इसलिए जो आप पहले पढ़ चुके हो चैप्टर्स, जैसे आप केमिकल रिएक्शंस पहले पढ़ चुके हैं तो केमिकल रिएक्शन को भी ब्रशअप करते रहो। वो किसी भी दिन उसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है किसी PET में, है ना। तो पुराने चैप्टर्स में से एक दो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो ये 30 मार्क्स का क्वेश्चन था। इस बार हमने जो फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द ब्लैंक्स तो खैर हम हाफ अ मार्क ही देते हैं, लेकिन MCQ वगैरह भी जो कि नॉर्मली बोर्ड एग्ज़ाम में 1 मार्क का आता है उसको हमने हाफ मार्क में कन्वर्ट किया। ये बात ध्यान रखें। यानी सेम क्वेश्चंस अगर बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे तो आपको इनमें 1 मार्क मिलेंगे, लेकिन इस पेपर में आपको इसमें हाफ मार्क अवार्ड किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। In the experiment to demonstrate light is necessary for photosynthesis, a student forgot to keep the plant in dark for 48 to 72 hours. The significance of this step is that what is the significance of keeping a plant in dark for 48 to 72 hours? हम उसको डी-स्टार्च करने वाले हैं। हाँ, उसका स्टार्च सारा खर्च करवा देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि फिर हमको बाद में उसको जब 6-7 घंटे के लिए जब सनलाइट में रखना पड़ेगा तो वी मेक श्योर कि वॉट एवर द स्टार्च इज़ मेड ड्यूरिंग दिस 6 to 7 आवर्स वो पहले नहीं था, पहले पुराना वाला नहीं है। वो पुराना वाला हुआ तो फिर क्या फ़ायदा। हम ये प्रूव करना चाहते हैं दैट सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो सनलाइट की एब्सेंस में स्टार्च नहीं बना, ये प्रूव करने के लिए ज़रूरी है पुराने स्टार्च को खर्च करवा दिया जाए, और इसको हम कहते हैं डी स्टार्च करना। तो इट de-starches the plant. C is the correct answer. The figure which does not illustrate any of the steps of the experiment to show that light is necessary for photosynthesis is, अब इसमें आप देखें पेपर स्ट्रिप रखा हुआ है, इधर वाटर बाथ पे अल्कोहल से भरा हुआ एक दूसरा बीकर है, उसमें लीफ है, ये भी हमारा स्टेप है। यहाँ पे अल्कोहल और वाटर, तो ये थर्ड स्टेप, हाँ, B इज़ द करेक्ट आंसर। ये वाला जो स्टेप है थर्ड स्टेप, ये नहीं होता है। आपको समझ में आ गई बात कि अल्कोहल को बाहर रख के गर्म करके और पानी गर्म नहीं करते हैं, पानी को बाहर रखते हैं, अल्कोहल को अंदर रखते हैं, है ना। मतलब वाटर बाथ है ये, अल्कोहल बाथ नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। हमने ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी डिटेल में पढ़े थे। मेंशन द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन गिवन आउट बाय प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये बात मैंने आपको स्पेसिफिकली बताई थी कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड बाय द प्लांट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने देखा था कि जो लीफ के अंदर हम एक लीफ में चले गए थे। लीफ के अंदर जाके हमने जब देखा था कि सेल्स, पैलीसेट सेल्स हैं, सेल्स के अंदर भी जाएंगे तो हमको क्लोरोप्लास्ट मिला, क्लोरोप्लास्ट के भी अंदर जाएंगे तो हमको स्ट्रोमा और ग्रैना मिले। तो ग्रैना वाज द पोर्शन जहाँ पर क्लोरोफिल था, ग्रैना वाज द पोर्शन जहाँ पर फोटोहाइड्रोलिसिस होता है। जब सनलाइट आती है तो वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनते हैं, और ये हाइड्रोजन आयन कार्बन डाइऑक्साइड के पास ले जाया जाता है बाय द NADP, और कॉम्बिनेशन होकर के, यानी हम कहते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होकर के ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है। लेकिन ऑक्सीजन जो रिलीज़ हुई थी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोहाइड्रोलिसिस, दैट वाज स्टेप 1, वो रिलीज़ हो जाती है। तो बाहर जो ऑक्सीजन निकल रही है उसका सोर्स H2O है। ये क्वेश्चन क्यों आया? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, CO2 एंड H2O आर द 2 रॉ मटेरियल्स ऑफ द प्रोसेस। और इन रॉ मटेरियल्स, ये जो CO2 और H2O है, दोनों में ऑक्सीजन है। तो जो ऑक्सीजन बाहर निकल रही है वो किसका पार्ट है, ये क्वेश्चन है। मतलब कहाँ से आया, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ इट। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो स्प्लिट होता ही नहीं है,
केवल वाटर स्प्लिट होता है, तो वाटर इज द सोर्स ऑफ द ऑक्सीजन रिलीज बाय द प्लांट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. To show that light is necessary for photosynthesis, a science teacher told Raman to cover leaf with thick black paper. The reason behind this can be, क्यों cover करना है, क्योंकि at that particular point, at that particular portion of the leaf, we don't want the light to reach, so that we assume that we have de-starched it. यहाँ पे starch अब है ही नहीं, तो अब अगर उसको कवर कर देंगे तो अनकवर्ड सेक्शंस में, अनकवर्ड पार्ट्स ऑफ द लीफ में सनलाइट जहाँ पर पहुँचेगी वहाँ पर स्टार्च फॉर्मेशन होगा और स्टार्च का टेस्ट पॉजिटिव आएगा, और जो कवर्ड पोर्शन है वहाँ पर स्टार्च का टेस्ट नेगेटिव आएगा, मतलब वहाँ पे स्टार्च नहीं होगा, मतलब ब्लू ब्लैक कलर नहीं होगा. तो द रीज़न बिहाइंड दिस कैन बी टू प्रिवेंट लाइट फ्रॉम एंटरिंग द लीफ. लाइट पहुंचेगी नहीं तो वहाँ पर स्टार्च बनेगा नहीं, और हम प्रूव कर पाएंगे कि देखो लीफ के जिस सेक्शन पर, जिस पोर्शन पर सनलाइट पहुंची वहाँ तो स्टार्च बना, जहाँ नहीं पहुंची, जो पेपर से कवर्ड था, उस पोर्शन में स्टार्च नहीं बना. A portion of each of 4 de-starched leaves of plant was covered with paper strips of various colors. Okay, the plant was exposed to sunlight for 5 hours. Thereafter, the strips were removed and the leaves tested for starch in the covered portion, which one out of the 4 leaves gave the positive starch tested in the covered portion. इस बात का मतलब समझो, पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट इन द कवर्ड पोर्शन, यानी कवर्ड पोर्शन में स्टार्च का टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब कवर्ड पोर्शन में भी स्टार्च है, स्टार्च बन जाए. ऐसा तो होना नहीं चाहिए, इसका मतलब देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम विद द पेपर वी यूज्ड. तो 4 ऑप्शंस हैं. द पोर्शन जहाँ पर स्टार्च बन जाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ हैविंग अ स्ट्रिप कवर्ड विद ब्लैक पेपर स्ट्रिप, नो. ग्रीन पेपर स्ट्रिप, वाइट पेपर, अगर पेपर स्ट्रिप ओपेक है तो उसके कलर का कोई लेना देना नहीं है. हाँ, ऐसा नहीं कि वो ब्लैक कलर का या डार्क कलर का ही पेपर होना चाहिए. आइडियली वो डार्क कलर का हो तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, वो ओपेक होना चाहिए, किसी भी कलर का हो, लेकिन केपेबल होना चाहिए कि सनलाइट को प्रिवेंट कर सके फ्रॉम रीचिंग दैट पोर्शन ऑफ लीफ दैट कवर्ड विद अ ट्रांसपेरेंट पेपर स्ट्रिप. तो डी इज़ द आंसर. अगर ट्रांसपेरेंट पेपर होगा तो फिर सनलाइट पहुँच जाएगी लीफ के इंटरनल पार्ट्स तक और वहाँ पर फिर फोटोसिंथेसिस हो जाएगा. फिर असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन. असर्शन इज गार्ड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा. ये सही बात है. गार्ड सेल्स जब स्वेल होती हैं स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं. गार्ड सेल्स जब श्रिंक होती हैं उनमें से वाटर निकल चुका होता है तो फिर वो स्टोमेटा को ओपन, वो जो मतलब जब स्वेल होती है उसमें पानी भरा हुआ होता है तो तब तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है, और अदरवाइज जब उसमें से पानी निकल जाता है, वो फ्लैसिड हो जाती है, तब स्टोमेटा क्लोज हो जाता है. तो असर्शन इज करेक्ट. रीज़न, स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन लार्जर नंबर एट लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीफ. ये बात भी ठीक है. हाँ, लोअर एपिडर्मिस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ स्टोमेटा होते हैं, क्योंकि अपर पोर्शन जो होता है, एक तो उसके ऊपर क्यूटिन का लेयर होता है जिसकी वजह से वो वाटर बचाता है, मतलब कि ये ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस ना हो उसको बचाने के लिए उसके ऊपर एक लेयर है क्यूटिन की. और दूसरी बात ये कि वो वाला पोर्शन जो है वो एक्सपोज टू सनलाइट भी है, तो रेट ऑफ इवापोरेशन वैसे भी ज़्यादा होगा. क्यूटिन की लेयर होने की वजह से स्टोमेटा अपर सरफेस पे नहीं होते, लोअर एपिडर्मिस पे होते हैं. तो ये बात भी सही है. असर्शन रीजनिंग दोनों सही है, असर्शन और रीज़न, लेकिन रीज़न जो है वो उसको असर्शन से उसका कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है. दिस इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. तो बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. है, यहाँ पे 2 वुड बी द आंसर. अब फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन देखो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस आपके हर पेपर में होंगे. जितने भी पेपर मैं आपको दूंगा उसमें फिल इन द ब्लैंक्स ज़रूर होगा. और फिल इन द ब्लैंक्स इसलिए होगा क्योंकि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है. जो लोग एनसीईआरटी ठीक से पढ़ते हैं, वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं, मैं वहीं से उठा रहा हूँ ये क्वेश्चन. हाँ, ये कोई क्वेश्चन इसमें नहीं दिखेगा आपको जिसके पीछे किसी स्कूल का नाम लिखा हुआ हो. हाँ, ये सब क्वेश्चन मैंने बनाए हैं.
तो ये क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी पढ़ाने के लिए हैं। अगर आप एनसीईआरटी ठीक से पढ़ोगे, वर्ड बाय वर्ड पढ़ोगे, तो ये ठीक कर पाओगे। अगर आपको ये नहीं आ रहे हैं तो मतलब आपने एनसीईआरटी ठीक से पढ़ी नहीं है। मुझे पता चल जाएगा कौन लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, कौन लोग नहीं पढ़ते फ्रॉम दिस सेक्शन। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नीडेड बाय आवर बॉडी टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी, दैट इज एनर्जी। अब आप बोलोगे कि ये सर क्या कहाँ से आया, तो आप लाइफ प्रोसेसेस पढ़ोगे तो उसके फर्स्ट पेज पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। पायरुवेट इज फॉर्म्ड, पायरुवेट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस कॉल्ड, ये मैंने बताया था आपको, ग्लाइकोलिसिस। हाँ, ग्लाइकोलिसिस यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में पायरुवेट बनता है। हम कहते हैं कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट और पायरुविक एसिड C3H4O3। डैश फूड नीड्स टू बी कन्वर्टेड टू सिंपल फूड, कॉम्प्लेक्स फूड या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड नीड्स टू बी कन्वर्टेड टू सिंपल ऑर्गेनिक फूड बिफोर इट कैन बी यूज्ड इन अ सेल। डाइजेशन होगा, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद असिमिलेशन होगा और डाइजेस्टेड फूड पहुंचेगा सेल तक। If the alveolar surface is spread out, it covers over 80 square meter area, 80 square meter area। ये बात हमने लास्ट डे ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ी थी। बायोकैटलिस्ट कॉल एंजाइम्स आर यूज्ड फॉर, बायोकैटलिस्ट एंजाइम्स होते हैं, ये बात आपको पता है, आर यूज्ड टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस टू सिंपलर वंस। एनर्जी इक्वल टू डैश इज रिलीज्ड अपॉन ब्रेकिंग डाउन ऑफ एटीपी, ये भी हमने आपसे कल परसों ही बात की थी, 30.5 किलो जूल पर मोल। इतना एनर्जी एक एटीपी के ब्रेक होने से एडीपी बनने के टाइम रिलीज होता है। एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। लीव्स विद नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरोफिल आर कॉल्ड, देखी हुई है आपने, मैंने आपको दिखाई थी, वेरीगेटेड लीव्स। वेरीगेटेड लीव्स। फूड इज, कौन कौन से होते हैं वेरीगेटेड लीव्स जो आपने देखे हैं? आपने देखा है क्रोटन्स, वेरियस टाइप्स ऑफ क्रोटन्स, डेकोरेटिव प्लांट्स, मनी प्लांट होता है आपका, वो भी वेरीगेटेड है। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरोफिल। Food is prepared in the plants by the process of that everybody knows, photosynthesis। ये तो 7th क्लास का बच्चा भी बता दे, 5th क्लास का बच्चा भी बता देगा। Dash maximizes the surface area of absorption of oxygen, alveoli, हाँ, alveoli या alveolar sac या alveolus, हाँ, maximizes the surface area of absorption of oxygen। कैसे? एक तो they are large in numbers in each lung and each alveolar sac is supplied with a dense network of blood capillaries। Presence of dash and sunlight are two essential conditions for photosynthesis, chlorophyll and sunlight। ध्यान रखें, क्लोरोफिल और सनलाइट रॉ मटेरियल नहीं है, रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। क्लोरोफिल का प्रेजेंस और सनलाइट का प्रेजेंस, ये इसेंशियल कंडीशंस हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूछते हैं कि रॉ मटेरियल्स का नाम बताओ, तो लोग बाग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ में क्लोरोफिल और सनलाइट भी लिख देते हैं, जबकि सनलाइट तो फ्यूल है, मतलब एनर्जी है। वो तो कोई नेसेसरी कंडीशन कह सकते हैं, इसेंशियल कंडीशन बोल सकते हैं हम उसको, हम ये थोड़ी बोल सकते कि वो रॉ मटेरियल है। अच्छा, फिर देखो, डैश इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड इन द प्लांट। स्टार्च, जो स्टार्च लीफ में भरा है वो क्यों भरा हुआ है? हमने कहा था कि जब ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस के बाद, तो उसमें से एक पार्ट तो उसका इंस्टेंटेनियसली यूज़ हो जाता है एनर्जी देने में, और जो बाकी बचता है वो स्टोर हो जाता है इनसाइड द लीफ। लीफ की जो पैलिसेड सेल्स हैं उसमें स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। Upper epidermis of leaf is covered by cutin to avoid water loss। हाँ, क्यूटिन जो है वो एक ऐसा
सब्सटेंस है जो कि इम्परवियस बना देता है लीफ को, उसमें ना तो बाहर से कुछ, यदि बारिश गिरती है, पानी गिरता है तो आप देखते हो लीफ के ऊपर इकट्ठा हो जाता है, एक ड्रॉप बन जाता है और गिर जाता है, अंदर नहीं घुसता। हाँ, और दूसरा वो वाटर लॉस को बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन होने नहीं देता। अब ये जो सब क्वेश्चन है ये 3 मार्क क्वेश्चन हैं। कस्कुटा इज अ लीफलेस प्लांट, हाउ डज इट ऑब्टेन न्यूट्रिशन। ये बात हमने न्यूट्रिशन के शुरू में ही क्लासिफाई करते समय हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में करी थी कि कस्कुटा इज अ प्लांट पैरासाइट। इसकी खुद की लीफ नहीं है, ये पैरासाइट है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इट इज एन एक्सटर्नल पैरासाइट, इट spreads over a plant and with the help of suckers it sucks the sap of the plant। तो ये पैरासाइट है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन कस्कुटा। कस्कुटा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज हेटेरोट्रॉफिक, एंड फंगस में दैट इज वो भी है तो वो भी हेटेरोट्रॉफिक, लेकिन इसका फर्दर क्लासिफिकेशन स्पेशली इट इज सेप्रोट्रॉफिक। हाँ, सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोफिटिक हम नहीं लिखते क्योंकि फिटिक का मतलब पुराने ज़माने में लिखते थे, फिटिक फाइट मतलब, या फिटिक मतलब प्लांट का। फंगस इज़ नॉट अ प्लांट। तो फंगस में जो फूड जो न्यूट्रिशन का मोड मिलता है उसको हम सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसमें डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस से फूड ऑब्टेन किया जाता है। हाँ, इसकी एक ख़ास बात और थी कि जो फंगस करते हैं ये एब्जॉर्ब करने से पहले, सक करने से पहले ब्रेक डाउन करते हैं फूड का, यानी कि उसके ऊपर अपने लिक्विड्स डाल करके पहले उसको ब्रेक डाउन करके बाद में सक करते हैं। फिर व्हाट स्ट्रैटेजी डू द डेजर्ट प्लांट्स फॉलो फॉर मेकिंग देयर फूड। क्या करते हैं वो डेजर्ट प्लांट्स में, खास बात क्या है पहले वो मेंशन करो कि इन डेजर्ट प्लांट्स द स्टोमेटा आर क्लोज्ड इन द डे टाइम, so carbon dioxide can be obtained in the daytime when sunlight is present, and at the time when sunlight is not present in the night, the stomata open and carbon dioxide is taken in. So this carbon dioxide is converted into an intermediate which is acted upon by the sunlight in the daytime. तो थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बदल गई है डेजर्ट प्लांट्स में। हाँ, डेजर्ट प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड रात को ही ऑब्टेन की जा सकती है। इन द डायग्राम गिवन बिलो, अंकिता लेबल्ड द डायग्राम एज 1 2 3 4। अभी 1 इसने इसको स्टोमेटल पोर कह दिया, लेकिन हमें दिख रहा है कि ये क्लोरोप्लास्ट है। नंबर 2 जो न्यूक्लियस दिख रहा है उसको इसने गार्ड सेल कह दिया। गार्ड सेल जो हमको दिख रही है, जो लेबलिंग में गार्ड सेल है नंबर 3, उसको न्यूक्लियस कह दिया। और जो स्टोमेटल पोर या स्टोमेटा दिख रहा है, स्टोमा दिख रहा है, उसको इसने क्लोरोप्लास्ट कह दिया। तो जस्ट उल्टा कर दो। 1 is chloroplast, 2 is nucleus, 3 is guard cell and 4 is stomatal pore. Right, the roles of guard cell. Guard cell का रोल क्या है? By changing its shape, opening and closing of stomata. Chloroplast. Chloroplast contain chlorophyll, which has the role of absorbing sunlight, and then later on the energy absorbed by it is responsible for photohydrolysis or breakdown of water, so that hydrogen can be released to form glucose. List in tabular form the 3 distinguishing features between autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. हाँ, देखो, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमको डिफ्रेंशिएट करना है। 3 डिफरेंसेस हमको बताने हैं। तो पहला डिफरेंस तो सब लोग बता देते हैं कि भाई ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फूड इज सिंथेसाइज्ड इनसाइड द ऑर्गेनिजम्स बॉडी, जबकि इन हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। हाँ, बाहर से कुछ सब्सटेंसेस को अंदर लिया जाता है, सिंप्लीफाइड किया जाता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है,
इट रिक्वायर्स सर्टेन पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल, जिसकी heterotrophic मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कोई ज़रूरत नहीं है. And the third but the most important is autotrophic mode of nutrition is a synthesis type of reaction in which the organic food is made up of simple inorganic substances. मतलब सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक नहीं, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के कॉम्बिनेशन से, उनके आपस में मिल जाने से एक सिंपल ऑर्गेनिक फूड बनता है. ग्लूकोज बनता है. ग्लूकोज को हम कहते हैं सिंपल ऑर्गेनिक फूड. जबकि हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसी भी तरह का हो, उसमें एक चीज़ कॉमन है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल ऑर्गेनिक फूड. हाँ, तो यहाँ पर सिंथेसिस होता है, यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है. ब्रेक डाउन और लिसिस. हाँ, ये लिसिस एक ब्रेक डाउन का रिएक्शन है, ये सिंथेसिस का रिएक्शन है. मतलब वी कैन से क्या कि ये जो है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, वी कैन से दैट वे. तो ये बात आपको समझनी चाहिए टेक्निकलिटी, कि दोनों में एक ही चीज़ चाहिए एनर्जी लेने के लिए, ग्लूकोज. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलेंगे तो ग्लूकोज बनेगा, और यहाँ पर स्टार्च या कोई और टाइप का सब्सटेंस ब्रेक डाउन होगा तो ग्लूकोज बनेगा दोनों तरह से ग्लूकोज ही. तो हम कह रहे हैं कि सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ग्लूकोज, और इसमें द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक स्टार्च और सेल्यूलोज इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज. समझ में आ रहा है आपको? हाँ, ये बिल्कुल सिंपल बातें हैं. अगर आप कंसेप्ट समझ गए हो तो ये बात आपको समझने में 1 सेकंड लगेगा. चलो आगे देखें. राइट डाउन द 3 स्टेप प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेप 1 इज एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल एंड कन्वर्टिंग द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. इस दौरान फोटो हाइड्रोलिसिस हो जाता है, हाइड्रोजन रिलीज हो जाती है. अभी हाइड्रोजन रिलीज होने या फोटो हाइड्रोलिसिस के लिए स्टेप 2 लगता है, मतलब वो एनर्जी लगती है जो कि क्लोरोफिल ने अब्जॉर्ब की है. तो स्टेप 2 इज फोटो हाइड्रोलिसिस, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्सीजन गैस. ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड आउट ऑफ द प्लांट्स बॉडी एंड हाइड्रोजन इज टेकन टू द कार्बन डाइऑक्साइड इन स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट बाय NADP, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. हाइड्रोजन को पकड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड के पास ले जाता है. तो स्टेप 3 रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज बाय एडिंग हाइड्रोजन टू इट. ये 3 स्टेप प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स इज मच फास्टर देन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल organisms give reason. State the pathway of air from nostrils to the lungs in human beings. तो देखें कि सबसे पहली बात तो रेट ऑफ ब्रीदिंग की बात हम पहले कर चुके थे कल, थोड़े 1-2 दिन पहले, कि जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं दे हैव वाटर इन देयर सराउंडिंग्स एंड वाटर हैज़ वेरी लेस ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन इट. यानी ऑक्सीजन इज ओनली 5% इन वाटर. So they have less oxygen in their surroundings, that is why they have to increase the rate of breathing so that maximum oxygen can be absorbed inside their gills, inside their blood. And जो terrestrial animals हैं they have approximately 21% of oxygen around them. टोटल जो एटमॉस्फेयर है उसमें 20 to 21% की रेंज में ऑक्सीजन होती है. So they do not require to breathe so fast because they have ample amount of oxygen available for their breathing. State the pathway of air from nostrils to lungs. सबसे पहले nostrils से nasopharynx, इसको आप केवल pharynx भी लिख सकते हो. फिर pharynx से आगे वो जाएगा ट्रैकिया में, ट्रैकिया से वो जाएगा ब्रोंकाई में,
ब्रोंकाई से वो जाएगा ब्रोंकियोल्स में, और ब्रोंकियोल्स से जाएगा एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई से it will enter into hemoglobin, it will combine into hemoglobin in blood, resulting into oxygenation of the blood। हाँ, सिस्टम अगर सीख लिया है तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस तो हमको एक्सप्लेन करना बहुत आसान हो जाता है वैसे भी। Show the various methods of obtaining energy in various organisms with the help of a flow chart। वही फ्लो चार्ट जो हमने कल की क्लास में देखा था, मतलब कल रीसेंट क्लास में देखा था, जो आपकी बुक में दिखाया हुआ है इस तरह से करके, याद है आपको? हम कहते हैं कि सबसे पहले तो ग्लाइकोलिसिस हो जाएगा एंड ग्लूकोज विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट। हाँ, द प्रोसेस इज glycolysis which takes place inside the cytoplasm, और साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में पायरुवेट बनेगा विच इज़ अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब इसके 3 डिफरेंट पाथवेज हैं। इफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल इन sufficient amount then aerobic respiration takes place and carbon dioxide and water is made with energy in the form of ATP। हम कहते हैं कि यहाँ पर एनर्जी सबसे ज़्यादा 38 ATP मिलती है, 36 इधर, 2 इधर पहले मिल गया था। फिर ये यीस्ट में होने वाला फर्मेंटेशन प्रोसेस है जो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, और इसमें इथेनॉल यानी इथाइल एल्कोहल यानी C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं एंड एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ATP। यहाँ पे केवल 2 ATP एनर्जी बनती है। थर्ड इज इन आर मसल्स। जब बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं, बहुत मेहनत कर लेते हैं, तो उस समय यहाँ पर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है। हाँ, व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, तो हम यहाँ लिखते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, अब लैक ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या फ़र्क है? हम ये मान लेते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन कभी होगी ही नहीं, यहाँ लैक ऑफ ऑक्सीजन कमी हो गई, पहले थी अब नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज कर रहे हैं, ओवर यूटिलाइजेशन हो गया है उसका, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन। प्रैक्टिकली मैं तो लैक ऑफ ऑक्सीजन इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपकी बुक में यही लिखा हुआ है। मैं कुछ और भी लिख सकता था कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज, लेकिन यही वर्ड, वही लैंग्वेज हम यूज़ करना पसंद करते हैं जो कि NCERT में लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो ये हो गई बात। फिर वो क्या और आगे कहते हैं कि वाई डू वी फील क्रैम्प्स इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन फिजिकल स्ट्रेनस फिजिकल एक्टिविटी। बेसिकली लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हैपन्स। जब लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है तो लैक्टिक एसिड गेट्स एक्यूमुलेटेड इन बिटवीन द मसल्स and that actually make us feel some muscle fatigue that is known as cramps। चलो, ये हो गई बात। फिर इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल है, और एक्चुअली बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है ये। हमारी कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए इस तरह के न्यूमेरिकल्स होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन में सर्किट दिया हुआ है, और एक चीज़ क्लियर ये की हुई है कि यहाँ पे जहाँ 15 ओम है ये मिसप्रिंट हो गया है, इसको 1.5 ओम पढ़ें। टेक रेजिस्टेंस इक्वल टू 1.5 ओम। तो कभी कोई पेपर में करेक्शन दिखता है तो आप उसको पहले ही नोट कर लें, नहीं तो बाद में गलती हो जाएगी और फिर उसके बाद हम कुछ और ही आंसर निकाल देंगे। तो ये देखो, अब सर्किट को ध्यान से देखो, 6 वोल्ट की बैटरी है, करंट जा रहा है ऐसे से, पहले ये 1.5 ओम में से होके गया, फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन इन दोनों का, ये दो कॉम्बिनेशन है XTY 2 ओम, XTY दिस इज 2 ओम, और XZY एक रेजिस्टर ये है, एक दूसरा ये है, तो इसका ये 2 ओम का है, ये 6 ओम का है। तो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन X एंड Y। ये तो बिल्कुल आसान है, यहाँ का हमको RP निकालना है, तो 1/RP इक्वल टू 1/R1 दैट इज 6 प्लस 1/R2 दैट इज 2। ये हमको गिवन है 6 एंड 2, तो हम इसको ले लेते हैं 6 1 प्लस
3 that is 4/6 that is 2/3 is the value of 1/RP. तो RP यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन बिटवीन X and Y is 3/2 that is 1.5 ohm. ये तो हो गई एक बात. आगे देखें कि फाइंड द करंट इन द मेन सर्किट. अभी देखो ये कॉम्बिनेशन 1.5 ओम का आ गया और ये पहले से 1.5 ओम है, तो दिस प्लस दिस सीरीज कॉम्बिनेशन का RS जो होगा वो होगा R1 प्लस R2, वेयर R1 एंड R2 बोथ आर 1.5 ओम. तो 1.5 प्लस 1.5 दैट इज 3 ओम. ये इनका दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन RS निकल गया. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर होल सर्किट इज 3 ओम. 6 वोल्ट इज द टोटल वोल्टेज. तो टोटल करंट इन द सर्किट जो कि सेकंड पार्ट में पूछा, फाइंड द करंट इन द मेन सर्किट. I इक्वल टू V अपॉन R. हाँ, व्हाट इज V? 6. व्हाट इज R? 3. तो 2 एम्पियर वुड बी द आंसर. सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया 2 एम्पियर. फर्स्ट पार्ट तो हमने निकाल लिया था 1.5 ओम. अब एक चीज़ बच गई लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेट द करंट दैट फ्लोज थ्रू द पाथ XTY. यहाँ पे गलती हो जाती है बहुत लोगों से. हाँ, हम क्या सोचते हैं कि हमने इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिया है 1.5 और वोल्टेज ये ले लेते हैं 6 वोल्ट. जबकि आप ये सोचो कि 6 वोल्ट की बैटरी इस सर्किट के साथ जुड़ी हुई है जिसमें R1 ये है, R2 ये पूरा कॉम्बिनेशन है. तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो X और Y के बीच का रेजिस्टेंस तो है, ठीक है, लेकिन ये दोनों रजिस्टर्स अलग अलग हैं. एक 6 ओम है, एक 2 ओम है. और करंट जब जाएगा इनमें से होके, करंट ऐसे तो सब में पूरा एक बराबर चलेगा, लेकिन इस पॉइंट से वो दो रास्ते अलग अलग चला जाएगा, I1 और I2, है ना, I1 और I2. टोटल करंट कितना है? 2 एम्पियर है. तो ये I1 और I2 का सम यहाँ पे बिटवीन दीज 2 एम्पियर ही होना चाहिए. दूसरी बात, V जो है वो 6 वोल्ट नहीं है. V के दो टुकड़े हो जाएंगे, ये और ये कॉम्बिनेशन दोनों सीरीज में होने की वजह से इनका वोल्टेज 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. तो इसका वोल्टेज निकालना है. इस जगह पर कितना वोल्टेज होगा इस कॉम्बिनेशन के लिए, वो वोल्टेज निकालना ज़रूरी है. फिर I1 और I2 की वैल्यू आएगी. तो V इक्वल टू, यहाँ का ये वोल्टेज हमें निकालना है, V इक्वल टू IR वेयर I इज़ 2. यहाँ इसकी बात हो रही है ना, कि वोल्टेज कितना होगा इन दोनों के बीच में, यानी इस जगह पे, सिर्फ इस जगह. बाकी सब अब हमको दिख रहा है 6 वोल्ट के दो टुकड़े होने वाले हैं. तो करंट कितना है? करंट इसमें जाएगा वो तो 2 जाएगा, और जो वो है हमारा क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन दी RP पैरेलल कॉम्बिनेशन, दैट इज 1.5. तो 1.5 इंटू 2 इज 3 वोल्ट. यानी दोनों 1.5 है, तो 6 वोल्ट जो है वो 3 वोल्ट और 3 वोल्ट में डिवाइड हो गया. ये भी 3 वोल्ट, ये भी 3 वोल्ट. तो इसका मतलब अब यहाँ पर इन दोनों के X और Y के बीच में जो 1.3 वोल्ट का वोल्टेज है वो XZY में भी है और XTY में भी है. तो करंट इन XZY, करंट इन सर्किट XZY वुड बी V तो कॉमन है, हाँ, दैट इज, आप इसको V2 बोल सकते हो, दैट इज 3 वोल्ट अपॉन R1. और करंट इन द सर्किट XTY ना, XZY XTY था ना, हाँ, XTY इज V अपॉन R2. तो V तो दोनों जगह कॉमन है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है. R1 एक जगह 6 है और एक जगह 2 है. तो I की वैल्यूज़ क्या आ गई देखो, 1/2 दैट इज 0.5 एम्पियर. यानी जो XZY है इसमें 0.5 एम्पियर करंट जाएगा, और ये 3/2 है, इधर 1.5 एम्पियर करंट जाएगा.
दोनों को ऐड कर लो, 2 एम्पियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, 1.5 2 एम्पियर होता है। ऐसे ये आपके थर्ड वाले का आंसर आएगा। हाँ, अगर आप यहाँ पे 6 वोल्ट ले लोगे तो ये गलत हो जाएगा। ऐसी गलती बहुत लोग करते हैं, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था। तो ये हो गया। अब आगे हम जो हमारा लाइफ प्रोसेसेस में ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, हार्ट का फंक्शन आपने देखा था लास्ट क्लास में, अब हम आगे उसको हार्ट के फंक्शन से आगे बात करना शुरू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।